बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक आपकी बुक 3 की पोएम 30th अ टेल ऑफ टू सिटी कंपोज्ड बाय फेमस इंग्लिश पोइट जॉन पीटर। और ये इसका जो टाइटल है ये इंग्लिश नावलिस्ट है जॉन चार्ल्स डिकन्स सॉरी उसके एक फेमस नावल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, उससे लिया गया है। और ये नावल लिखा गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड में, और उसमें दो सिटीज़ लंदन और फ्रांस में होने वाली उस वक्त की सरगर्मियों को डिस्कस किया गया था। और ये जो पोएम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये भी दो शहरों को ज़ाहिर करती है, हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के फेमस सिटी हैं। और फेमस इसलिए हैं कि दुनिया में की तारीख में पहली मरतबा एटम बम का इस्तेमाल इन दोनों शहरों के ख़िलाफ़ किया गया था, जिसमें लाखों सिविलियंस और मासूम लोग मारे गए थे और एक मुल्क की बर्बरियत का निशाना बने थे। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को एटम बम गिराया गया और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को एटम बम गिराया गया और दोनों शहरों को बिल्कुल मिटा दिया गया। अब पोइट इसी बैकग्राउंड में जो कुछ किया गया और जो उसके इफेक्ट हुए एटम बम के गिरने से उस कौम पर, और आखिरी स्टेंजा में, इसके ना टोटल मिलाकर 6 स्टेंजाज हैं, और आखिरी स्टेंजा में उस कौम को खराज अकीदत पेश करते हैं, पेज ट्रिब्यूट एंड होमेज फॉर देयर ब्रेवरी एंड देयर courage when they faced destruction, and still they rose from the ashes on their feet, and they became an economic power just because of their hard work, and they did not lose heart despite facing a large scale destruction. And this was really tragic for humanity in the history of human beings. It never happened before. तो हम इस पोइम के देखते हैं स्टैंजा नंबर 1 पे। इन द स्टोन्स ऑफ श्रिल्स of arms, smoke, and the drills. All were scared, burnt, and afraid. Powerless and helpless were they made. एडजेक्टिव्स की बहुतात है, बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव इस्तेमाल किए गए हैं पोइट ने अपने आइडियाज़ को एम्फसिस करने के लिए। अब इसके अगर हम सिनोनिम देखें तो श्रिल्स का मतलब है लाउड क्राइज, जिस तरह के तेज़ आवाज़ों का आना। और आर्म्स का यहाँ वैसे तो आर्म का मतलब बाजू होता है, लेकिन इसका मतलब वेपन्स भी होता है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स होता है, बॉम्ब्स इसके सिनोनिम में आ सकता है। और ड्रिल्स का अगर देखें तो ड्रिल्स का मतलब है मिलिट्री एक्सरसाइज, मैन्यूवर्स, वो जो चालें तरकीबें चलती हैं। ब्लास्ट इसका मतलब आ सकता है, और प्रैक्टिस इसका मतलब आ सकता है, सिनोनिम आता है। इसके बाद यहाँ पे आएगा स्केयर्ड। स्केयर्ड वर्ड का सिनोनिम इंजर्ड, वुंडेड, डैमेज्ड, फ्राइटेंड, जख्मी, डरे हुए, खौफजदा, और अफ्रेड, इन फियर, डर की हालत में। इसके बाद है पावरलेस का मतलब होता है डिसेबल्ड, मफलूज कर देना, लैकिंग पावर, अनआर्म्ड, निहत्ते, गैर मुसल्लह। ये फर्स्ट स्टेंजा के आपके सिनोनिम्स होंगे। अब इसका अगर हम पैराफ्रेज करते हैं सिंपल वर्ड्स में, इन द स्टोन्स ऑफ द श्रिल्स, तेज आवाज़ों के तूफानों में, ऑफ आर्म, स्मोक एंड द ड्रिल्स, ये तेज आवाज़ें थी हथियारों की, धुआं, और जो एक्सरसाइजेस थी। ये कि जंग का माहौल है, जिस तरह के वो जो कंटोनमेंट एरिया में अगर आए आप जाएं या बॉर्डर पे हालात ख़राब हों, तो ये चीज़ें देखने में आती हैं कि आर्मी आ रही है, जा रही है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, हथियारों का इस्तेमाल है। और फिर जब जंग का वक्त होता है तो बम ब्लास्ट होते हैं, ऊपर से उठते हुए तेज़ रफ्तार जहाज़ होते हैं, तो ये चीज़ें खौफजदा करने वाली होती हैं। जिस तरह के अभी आप रिसेंटली फ़लस्तीन में देख रहे होते हैं, बम गिरते हैं और पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, और अंदर रहने वाले सारे लोग ख़त्म हो जाते हैं, और चीखों पुकार की आवाज़ आ रही होती है, राख में से कुछ भी नहीं बचता, और तमाम लोग ना जले हुए होते हैं, स्केयर्ड, डरे हुए, बर्न्ड, जले हुए, अफ्रेड, और खौफजदा कि एक छोटी सी गोली चलेगी तो उसकी आवाज़ पूरे शहर में आएगी, और जो हज़ार केजी के बम पड़ेंगे जब, तो उनकी कितनी साउंड क्रिएट होगी, और उसकी जो वाइब्रेशन डैमेज लार्ज स्केल पर होगा। तो ऐसी कैफियत में लोगों ज़हनी तौर पे तो बिल्कुल डैमेज और मफलूज हो जाते हैं। और जिस तरह के वार्स में हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में स्पेशली
यूरोप को बड़ा शेक किया था कि उन्हें नाइटमेयर आते थे, लोगों को लाखों तादाद में डेड बॉडीज को देखा, उन्होंने अमवात को देखा, लाइटिंग बगैर वो सो नहीं सकते थे और साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो गए, चर्च जाना छोड़ दिया, खुदा पे यकीन करना छोड़ दिया। तो उनकी जो सोशल, मॉरल, रिलीजियस लाइफ को बहुत ज़्यादा इसने डैमेज किया और जब खौफ उनकी सोच में था वही उनके रवैये में भी आ गया। पावरलेस एंड हेल्पलेस वर द मेज, और उन लोगों को क्या कर दिया कि उनको मफलूज कर दिया, लाचार कर दिया गए थे वो, कि वो एक दूसरे की मदद करने के काबिल भी ना रहे। अब यदि एक नॉर्मल जो बम गिरता है तो वो एक ना महदूद पैमाने पर, स्मॉल स्केल पर वो डैमेज करता है। जब एटम बम गिरता है तो वो तो पहले एक एटॉमिक बम की एक अम्ब्रेला सी बन जाती है छत पे कई किलोमीटर ऊपर, और सारे मलबे को उठाकर ऊपर ले जाता है, फिर वो नीचे गिरते हैं। और 5,000 लोग तो वो बताते हैं कि वो एवेपोरेट हो गए थे, वो उनका कहीं नामो निशान तक ना मिला। जो जख्मी थे वो बाद में मारे गए। तो वे खौफ की फ़ज़ा पैदा कर दी इन्होंने। अब इसका सेकंड स्टैंजा, वोफुल वर्ड ऑल द हिल्स, वोफुल मीन गम में डूबी, सोग की हालत में, ग्रीव्ड, सैड, सोरोफुल, अनहैप्पी, ये सिनोनिम इसके होंगे वोफुल, गमज़दा, खौफनाक हालत में, सोग में डूबी हुई। ये लैंडस्केप जो थे, जो ज़मीनी मंजर होता है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गया। जो बिल्डिंग कहीं पे खड़ी थी, दरख्त थे, बाग थे, सब राख का ढेर बन गए, मलबे का ढेर बन गए। वेस्टफुल वर ऑल द ग्रिल्स। अब वेस्टफुल का आएगा रूइंड, स्क्रैप, रेक, डिस्ट्रक्शन, काजिंग वेस्ट। और ग्रिल्स का आएगा डाइनिंग प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स, ब्रॉयलर्स, रोस्टर, ओवन या बिल्डिंग्स। तो ये सब डैमेज हो गए थे। खाने पीने की जगह जो एक अट्रैक्शन होती है और विजिटर के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन, विजिटर अट्रैक्शन की चीज़ें होती हैं और ये शहर की खूबसूरती होती है, किसी भी बिल्डिंग की, किसी इमारत की, उसकी और सिविलाइजेशन को शो करती हैं, उसके कल्चर को शो करती हैं, ये सब भी तबाह हो गए। तो उसकी जो हिस्ट्री, जो कल्चर था शहरों का, तहजीबें उनकी मिट गई। और इसके बाद है नन टू शेयर देयर मोन्स। मोन्स का आएगा, शेयर का मतलब आएगा सिंपथाइज, उनके साथ हमदर्दी करने वाला कोई ना रहा। लेसन का मतलब होता है रिड्यूस, लोअर, डिमिनिश, डिक्रीज करना। और ग्रोन्स का भी मोन्स, क्राइज, सोब्स, डीप मोन्स। और उनके ना गम बांटने वाला कोई ना रहा, उनकी चीखों पुकार में उनके साथ हमदर्दी करने का वाला कोई ना रहा। नन टू लेसन देयर ग्रोन्स, और उनकी लेसन भी रिड्यूस, और उनके चीखों पुकार को, आह बुकार को कम करने वाला भी कोई ना बचा था। ना कोई दोस्त बचा, ना कोई दुश्मन बचा, ना कोई गमगुसार बचा, ना कोई हमदर्द बचा। तो वो उनकी हमदर्दी, उनका दिल बहलाने वाला, उन्हें तसल्ली देने वाला कोई ना बचा था। इवन के हॉस्पिटल भी तबाह हो गए और मरीजों को डॉक्टरों के पास लेके गए तो डॉक्टर भी उसी हालत में थे जिस हालत में मरीज थे। तो ये इस तरह की सिचुएशन थी वहाँ पे। स्टेंजा नंबर 3, द फ्लावर्स फ्लेवर्स ऑल स्मैश्ड, फूल और जायके तमाम तबाह हो गए। स्मैश्ड की मतलब डिस्ट्रॉयड, ब्रोकन, शैटर्ड। क्रस्ट आएगा फ्रेस्ट, डैश्ड, डिस्ट्रॉयड, रूइंड, बर्न, क्रस्ट एंड ऑल डैश्ड, ऑल एंड ऑल पास्ड थ्रू द ग्राइंड। ग्राइंड द चक्की, हर चीज़ चकना शुरू हो गई। कोलैप्स करना, क्रशिंग स्टोन कहते हैं, ट्रायल कह सकते हैं, आजमाइशें, ट्रबल, मुसीबतें, मसाइब। और इसके बाद है लीविंग देयर नथिंग बिहाइंड। लीविंग का मतलब यहाँ पे आएगा स्पेयरिंग, छोड़ना, बचा देना। और आपने पीछे उस पर कुछ ना छोड़ा, कोई बिल्डिंग, कोई इमारत ना बची जो कि वहाँ पे रहने वालों को कोई सुराग देती हो, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा। और ये फ्लावर, फ्लेवर्स, ये हमारी वो जो सेंसेस है ना, उनको टच करते हैं, सेंसिटिव वर्ड्स हैं। और जायके, वो जो ये खूबसूरती, वो खूबसूरती जो आंखों को अच्छी लगती थी, वो खूबसूरती जो ज़ुबान को अच्छी लगती थी, मज़ेदार जायके सब ख़त्म हो गए और जला दिए गए, कुचल दिए गए और मस्मार कर दी गई ये चीज़ें। और तमाम एक ना चक्की से गुजरना पड़ा तमाम लोगों को। वो जो अब अगर एटम बम होता है तो उसकी तो हज़ारों सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे बिल्डिंग्स,
ब्लॉक्स, कंक्रीट के ब्लॉक, वो सब पिघल जाते हैं, तो इंसान की क्या औकात है वहाँ पे कि वो वहाँ पे सर्वाइव करता, लिविंग देयर नथिंग बिहाइंड। और आपने पीछे इसने कुछ ना छोड़ा, कोई सुराग इंसानी ज़िंदगी का ना छोड़ा। अगर आप पुरानी तस्वीरें देखें और उसमें देखें कि वो किस तरह की तबाही मची थी और लेवल कर दिया गया था सारे शहर को। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंस है, नो आई कुड लुक द एक्सप्लोजन दैट टुक द लाइव्स ऑफ टू ग्लोरीज इन द मोमेंट्स ऑफ फ्यूरीज। नो आई, एक्सप्लोजन होता है बैंग, ब्लास्ट, बर्स्ट, ग्लोरीज। ये बात कर रहे हैं टू मेजेस्टिक सिटीज ऑफ जापान, आई मीन हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये दो वहाँ की तहजीबें थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान हथियार नहीं डाल रहा था और अमेरिका उन्हें फोर्स कर रहे थे, तो देवर ब्रेव नेशन। उन्होंने कलकत्ता तक तो उन्होंने बम्बार्डमेंट की थी, बर्मा पे कब्जा था और एशिया के काफ़ी मुल्कों पे कब्जा था उनका। तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने उन्हें झुकाने के लिए पहले हिरोशिमा पर बम गिराया, फिर नागासाकी पर गिराया, और उन तहजीबों की को जो कल्चर, जो उनका रहन सहन था, उनकी हिस्ट्री, जो तारीख थी, वो सब मिटा दी गई और पीछे कुछ भी ना बचा। और ये किसने किया कि गुस्से की चंद सातों में, इन मोमेंट्स ऑफ फ्यूरी अ नेशन मीन, कि ये द पोइट इज पॉइंटिंग आउट, ये जो नेशन की बात करेगा तो वो उसकी बात करेगा अमेरिका की, वो जो अगले स्टैंडों में आएगा। तो जिंदगियां जो दो शहरों की थी वो तबाह कर दी गई। जो रहन सहन जो था वहाँ पे, जो रौनकें थी, एवरीथिंग वाज स्मैश्ड एंड डैश्ड टू द ग्राउंड, एवरीथिंग वाज क्रश्ड। ये पोइट इतने सख्त एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहा है और ये वो उस आइडिया को, जो उस तबाही का आइडिया था, वो रीडर्स को, पढ़ने वालों को दे रहा है इस तरह के एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हुए। और रेपिटेशन है एडजेक्टिव की, रेपिटेशन, तकरार किया जा रहा है। ऑल वाज डन बाय अ नेशन, नेशन मीन यहाँ पे कंट्री, नेशन। और फ्यूरीज का अगर मैं लिखवा दूँ, एंगर, रेज, रॉथ, आयर, इसका आएगा। और ऑल दिस वाज डन बाय अ नेशन हु इन हर वाइल्ड पैशन, हर कंट्री के लिए जो आता है पोजीशन के लिए हर इस्तेमाल होगा, इट इस्तेमाल नहीं होगा, वाइल्ड पैशन होगा, इंतहाई इनकाम की जान साथों में। ये जो वहशियाना जुनूनी जज्बा होता है ना, इसमें उसने किया। से वाइल्ड पैशन का आएगा सेविज, सेविज, ब्रूटल, जालमाना, वहशियाना। who in her wild passion cared not for the human rights, इंसानी हकूक़ की भी इसने परवाह न की, नॉट सेव्ड देम फ्रॉम डेडली फाइट्स, और ना ही बचाया उन्हें मुहलिक लड़ाइयों से। अब सिचुएशन क्या थी, जब गुस्सा होता है तो हमारी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो इन स्टेट ऑफ फ्यूरी देयर इंटेलेक्ट वाज डिसॉल्व्ड कंप्लीटली एंड देयर रीजनिंग वाज पैरालाइज्ड, उनकी सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो गई थी। गुस्से में थे, गुस्से में ऐसे ही होता है। हम बाद में पछताते हैं कुछ जो काम गुस्से में हम करते हैं, क्योंकि हम क्रिटिकल थिंकिंग को छोड़ देते हैं कि इसके प्रोस एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे, वो हम बाद में छोड़ देते हैं पछताने के लिए। तो उस वक्त हम अपने ऊपर काबू खो देते हैं। और जब इनकी अना को ठेस पहुंची तो उन्होंने एटम बम गिराकर शहरों को विलियमेट कर दिया। एक का नाम इन्होंने लिखा हुआ था लिटिल बॉय एटम बम का नाम, और एक का फैट मैन। दो बम थे जो गिराए थे, ये उनके नाम थे। लास्ट सेंस है, बट हाउ मच ग्रेट वर दे हु बोर द पेन्स ऑफ दैट डे, लेकिन वो कितने अजीम लोग थे जिन्होंने ब्लैक डे मीन ग्लूमी डे, सैड डे, उदासी का जो दिन था, ये 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 के जो दिन थे, कितने उदासी वाले दिन थे। उनकी जो तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया था, बोर का आएगा बर्दाश्त करना, सफ़र, एंड्योर, अंडरगो, गो थ्रू, और डेडली का मतलब आएगा फैटल और लीथल। डेडली का ये आएगा फाइट से खैर। बट हाउ मच ग्रेट वर दे हु बोर द पेन्स ऑफ द ब्लैक डे, एशेज आर नॉट नियरली द वेस्ट। कि एशेज यहाँ पर न, ये वैसे इसका मतलब है डिस्ट्रक्शन, बट इट इज़
सिंबल ऑफ रीबर्थ एंड रिवाइवल के अहिया होना, दोबारा जिंदा होना। और इस तरह का रेफरेंस टी एस इलियट की एक लंबी पोएम है द वेस्ट लैंड, उसमें भी है। एक वो कहता है वी आर टू राइज फ्रॉम द एशेज। एशेज का मतलब होता है कि जब घास वगैरह को आग लगा दी जाती है, फिर उस और राख नीचे बजती है, राख पर जब कभी बारिश पड़ती है आकर, तो फिर उसमें से सब्जा फूटता है। तो ये रिवाइवल होता है, रीबर्थ होता है जिंदगी का। तो वो कहते हैं वो भी ना तबाहकुन लड़ाइयों के बाद सब राख का ढेर बन गया, तो वहां से फिर जिंदगी फूटी। उनकी जो मेहनत, कुव्वत और उनकी जो कुव्वत बर्दाश्त थी, उससे फिर से जिंदगी ने जन्म लिया। एशेज आर नॉट मेरी द वेस्ट, ये राख जाया नहीं गई, दे कैन रियली क्रिएट द ग्रेट। वो वाकई अपने आप को अजीम बना सकते हैं। क्रिएट का मतलब आएगा प्रोड्यूस्ड, ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस। और वेस्ट का आ जाएगा डेब्रीज होता है, रेक, मलबा, रिमेन्स, रूइंस, ये सारा इसका आ जाएगा। और ये जो लास्ट टेंस है इसमें द पोएट इज पेइंग ट्रिब्यूट टू द टू ग्रेट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, जापान, Japanese. They really prove to the world that they are great people because they are disciplined nation, they are hard worker nation, and uh, they suffered the loss and they did not lose heart in the face of the danger, in the face of the destruction of atom bomb. And now they are an atomic power. They influence the policies of the other country through their economic strength. तो आप ये देखेंगे सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया, और उन्होंने वो जो तबाही थी उसे झेला। और ये देखें कि दुनिया में जितनी भी वो बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ये जो अक़वाम होती हैं, उनके पीछे एक क़ुव्वत पारफर्मा होती है, उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त, और दूसरी उनकी पॉजिटिव थिंकिंग। कि हम डिस्कस करते हैं अक्सर कि जो आपकी थिंकिंग होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपके रवैये में आ जाएगी। और क़ुव्वत बर्दाश्त है कि हम ना अपने असाब को मजबूत रखते हैं, और जो जिस सराउंडिंग में हम घिरे होते हैं सिचुएशन में, उसे बर्दाश्त करते हैं, और अल्टीमेटली हम उसका ना हल भी निकाल लेते हैं मसले का। तो जापानियों ने भी यही किया, और आज वो देखें कि वो किस मुकाम पर खड़े हैं। तो ये नज़म है सारी, और इसके क्वेश्चंस आंसर हैं एक्सरसाइज में, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके साथ मैंने वो जो आपको एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स हैं, और आई डू होप दैट के यू विल मीट दीज वर्ड्स इन योर एग्जामिनेशन, तो इन्हें भी आपने नोट करना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।